तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पीसेस में। दोस्तों, जैसा कि हमको मालूम है कि हम लोग विश्व भूगोल की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। तो विश्व भूगोल की श्रृंखला में हम लोगों ने देख लिया था कि एशिया कॉन्टिनेंट हो चुका है, उसके जितने भी देश हैं वो सारे हो गए थे। अब हम लोग यूरोप की बात करेंगे। तो पहले तो हम यूरोप का सामान्य परिचय जान लें कि कैसे है जो है, उसके बाद हम लोग इसके भी एक एक देश के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बिना कुछ किए हो नहीं सकता, और हम कुछ करें ना तो हमें कुछ मिल नहीं सकता। तो हमें अपने मार्ग पे निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है, और वो भी कुछ भी ऐसे नहीं देता। वो देखता है कि आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए कितना लालायित हैं, पढ़ाई के प्रति पूरा समर्पित हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, श्योर है। जिस चीज़ के भी पीछे आप पड़ेंगे, चाहे जो हो, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अच्छी चीज़ों के पीछे पड़िए और जो है डाइवर्ट मत कीजिए, ठीक है। आप अपने जॉब के पीछे पड़िए और जॉब आपको मिलेगी, श्योर मिलेगी। बस पढ़ाई करते रहिए, एम बना लीजिए कि हमें ये पाना है, और रात दिन उसी का सपना देखिए, और यकीन मानिए कुछ समय बाद वो चीज़ आपके कदमों में होगी। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा यूरोप है, और ये यूरोप का जो पार्ट है ये पश्चिम का पार्ट है, और ये पूर्व का। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जब एशिया बताया था तो बताया था यूरोप और एशिया को जो डिवाइड करता है वो यूराल पर्वत है, काकेशस पर्वत है, कैस्पियन सागर है और काला सागर है। ये इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और ये जो यूरोपीय देश हैं, कंट्री हैं, वो यहाँ से लगते हैं। ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये मुख्यतः यूरोप से एशिया से सीमा बनाते यूरोप के कंट्रीज़ हैं। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऊपर और दक्षिण में, यानी कि नॉर्थ और साउथ में क्या है। ऊपर आपका पड़ता है आर्कटिक महासागर, क्लियर दोस्तों। ऊपर आपका आर्कटिक महासागर पड़ता है, और नीचे क्या पड़ता है, भूमध्य सागर पड़ता है। नीचे ये भूमध्य सागर पड़ता है और ऊपर आर्कटिक महासागर पड़ता है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आप देखेंगे अटलांटिक महासागर है, चूंकि ये उत्तर में है, नॉर्थ में है, इसलिए इसको जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप इसको देखेंगे, इसके मैप को तो देखेंगे, इसके तीन तरफ सागर है। देखिए, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, साउथ में है, उत्तर में है, पश्चिम में है और साउथ में है। और आपको एक चीज़ पता है कि किसी भी पेनिनसुला या प्रायद्वीप के तीन तरफ अगर कोई जल की राशि होती है या अगर कोई सागर पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर हुआ। जिस भूखंड के तीन तरफ पानी भरा होता है उसको हम लोग पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा भारत दक्षिण प्रायद्वीप, भाई दक्षिण का पार्ट जो है प्रायद्वीपी पार्ट है ना, प्रायद्वीपी भारत उसको बोलते हैं, क्योंकि वो तीन तरफ से जल राशि से घिरा है। कह सकते हैं एक तरफ हिंद महासागर है, एक तरफ जो है बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर है। क्लियर हुआ। तो इसी तरह इसको देखिए, ऊपर आर्कटिक सागर है, नीचे भूमध्य सागर है और पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, 6वें नंबर पर आता है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये पूरे विश्व के कितने क्षेत्रफल पर है, 6.7% भाग पर फैला हुआ है। विश्व के 6.7 भूभाग पर यह फैला हुआ है। अब अगर आगे हम बात करें तो मैंने आपको बताना कि इसके उत्तर में आर्कटिक सागर है, और जो है पश्चिम में आपका देखिए, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, और जो है साउथ में, दक्षिण में भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। यूरोप को मैंने बताया कि जो है एशिया से कौन अलग करता है, यूराल पर्वत अलग करता है, काकेशस पर्वत अलग करता है, कैस्पियन सागर, काला सागर, ये सब क्या है, सीमा बनाते हैं। और एशिया का कौन सा ऐसा देश है जो यूरोप में शामिल है, तो मैंने आपको बताया टर्की ऐसा देश है जो यूरोप में शामिल है। टर्की का कौन सा शहर है, टर्की का इस्तांबुल शहर जो है वो यूरोप में आता है। आगे देखते हैं, यूरोप में समुद्री प्रभाव ज़्यादा है,
कैसा? भाई आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर तक समुद्र फैला हुआ, ये देखिए ये सब क्या है, ये अंदर तक ये समुद्र फैला हुआ, महासागर अंदर तक फैले हुए हैं, इसीलिए इसको जो है समुद्री समकारी प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा है क्या? देखिए अगर हम जर्मनी के पास देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 3 देश मिलेंगे। 3 देश कौन कौन से? एक तो आपको बेल्जियम मिलेगा, एक आपको नीदरलैंड मिलेगा, एक आपको लक्समबर्ग मिलेगा। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम बेनेलक्स बोलते हैं। बेनेलक्स क्या होता है? बेनेलक्स 3 देशों का ऐसा समूह है जो नीची भूमि वाले या लो लैंड वाले जो है कहलाते हैं, कंट्री कहलाते हैं, निम्न भूमि वाले देश। कहने का मतलब है कि जो लक्समबर्ग में देश आते हैं, या हम कह सकते हैं कि बेल्जियम, नीदरलैंड और जो है बेनेलक्स, लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड, इन ये जो देश हैं इनके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, समुद्र के बहुत अंदर तक जाकर के एक स्टील की बहुत मोटी सी चादर रख दी, और जैसे ये मान लीजिए ये समुद्र है, यहाँ तक फैला हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पर जाकर एक चादर रख दी और ये पानी जो है उधर फेंक दिया। और जब उधर फेंक दिया तो ये वाला स्थान क्या हुआ, खाली हो गया। और आपको पता होता है कि समुद्र का जो है कैसा होता है, मतलब समुद्र का किनारा जो छिछला होता है, धीरे धीरे वो गहराई पाता है, धीरे धीरे गहराई में आता है, धीरे धीरे। तो बहुत दूर तक उन्होंने कवर कर लिया और उसी में वो खेती करते हैं। तो चूंकि वो क्षेत्र थोड़ा सा लो होता है, नीचे जाते हुए गहराई में जाते हुए जाता है, तो इसी कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो लैंड वाला देश बोलते हैं, लो लैंड कंट्री बोलते हैं, या जो है नीची भूमि वाले देश बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से नीची भूमि वाला देश नहीं है। आपके पास ऑप्शन होगा भाई, बेनेलक्स याद रखिए, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, ये तीनों याद रखिए। बेनेलक्स है तीनों का एक रूप, बेनेलक्स। अब बेनेलक्स में कौन कौन से देश आते हैं? बेल्जियम, बेने से बेल्जियम, और लक्स से लक्समबर्ग, और एन से नीदरलैंड, बेनेलक्स। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जलसंधि पाई जाती है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, जिसको हम लोग जिब्राल्टर जलसंधि कहते हैं। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। इसे जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, या प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जलसंधि। ठीक है, इटली जो है पूरा भूमध्य सागर में बसा हुआ है, इटली भूमध्य सागर में बसा हुआ है, देख लीजिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर इंग्लिश चैनल है जो कि इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। यहाँ पर इंग्लिश चैनल है जो कि इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। यहाँ पे डेनमार्क है, ये यहाँ पे नॉर्वे है। नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। फ्योर्ड तट का मतलब होता है कटा फटा, कटे फटे तट को फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कटे तटे का मतलब क्या है, इनके किनारे बहुत कटे हैं, मतलब पानी कहीं तक अंदर तक घुसा है, फिर वो बाहर तक निकला हुआ है, फिर अंदर तक, जैसे ऐसे ऐसे इस तरह से जो कटा फटा होता है उसको हम लोग कटा फटा फ्योर्ड कहते हैं। तो फ्योर्ड तटों का देश कौन सा है? नॉर्वे फ्योर्ड तटों का देश कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका अगर भौगोलिक विशेषता इसकी अगर हम देखें तो भौगोलिक विशेषता के आधार पर इसको 4 भागों में, यूरोप को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। भौगोलिक विशेषता क्या है? मतलब भौगोलिक विशेषता का मतलब यह है कि वहाँ पर भूभाग किस टाइप में है। तो पहला जो है उत्तर पश्चिम की उच्च भूमि, उत्तर और पश्चिम, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, ऊंचा भाग है, ये वाला पार्ट क्या है, ऊंचा है। ठीक है, और दूसरा क्योंकि यहाँ पर पर्वत भी बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं, जैसे आपके हो गया पेरिनीज पर्वत, जूरा पर्वत, वाजियस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है, तो ये सारे पर्वत पाए जाते हैं, और इन पर्वतों के कारण यहाँ पर जैसे हम बोले जूरा पर्वत कहाँ, तो फ्रांस में जूरा पर्वत मिलता है। ठीक है, अगर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ, जर्मनी में मिलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पेरिनीज पर्वत कहाँ है, तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर मिलता है। तो मतलब ये पर्वत इसीलिए यहाँ की भूमि क्या थोड़ी सी उच्च हो गई, तो ये कहलाता है उत्तर पश्चिम की उच्च भूमि। ठीक है, इसको अगर हम लोग इंग्लिश बोले तो नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड कहलाता है। अगला है यूरोप का मैदानी भाग। यूरोप का मैदानी भाग, नॉर्थन प्लेन यूरोप। यूरोप का जो मैदानी भाग है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थन प्लेन यूरोप। अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए यूराल पर्वत से लेकर के अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, और खैर इसको हम एक देश में जब आएंगे तब उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। और उसके बाद अगला देखते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, यानी कि इसका मध्य भाग जो है वो भी उथला हुआ है, ऊंचा है, इसीलिए उसको हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि या मिडिल हाईलैंड बोलते हैं। इसमें भी पर्वत और पठार पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ का जो क्षेत्र है ये ऊंचा है। जैसे आप देखिए फ्रांस का जो मध्यवर्ती भाग होता है वो सेंट्रल मैसिव कहलाता है। मैसिव जो फ्रांस का जो मध्य वाला भाग होता है सेंट्रल मैसिव कहलाता है। ठीक है, जूरा पर्वत है,
और स्पेन और पुर्तगाल का मेसेटा का पठार पाया जाता है, मेसेटा का पूछा भी गया है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका मध्यवर्ती भाग जो है उच्च भूमि द्वारा निर्मित है। आगे जो है अल्पाइन श्रेणी। अल्पाइन श्रेणी में क्या है, देखिए यूरोप के दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अल्पाइन पर्वतों की एक श्रृंखला पाई जाती है। और ये कैसे पर्वत होते हैं, नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं, नवीन फोल्डेड, ठीक है, न्यू फोल्डेड माउंटेन होते हैं। जैसे जो है अगर हम इनका विस्तार देखें तो ये अटलांटिक महासागर से लगा करके ये जो है आपके कैस्पियन सागर तक फैली हुई है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अब हम जब इसके एक एक देश के बारे में बात करेंगे तो इसकी सारी विशेषताओं को लेकर चलेंगे, किस देश में कौन सा पर्वत है, कहाँ क्या है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो जनरल इंट्रोडक्शन था, सामान्य परिचय था, ये सभी की समझ में आया होगा। और दोस्तों कैसा लगा आपको ये चैनल ज़रूर बताइए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं कल से एक एक देश के बारे में बात करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।